हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो रिसेंटली बजट 2025 आया उसके अंदर इनकम टैक्स के रिलेटेड कितने अमेंडमेंट्स है उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स टोटल 86 अमेंडमेंट्स ये बजट में प्रपोज किए गए हैं जो सिर्फ इनकम टैक्स के रिलेटेड है। पर उसमें से मैक्सिमम अमेंडमेंट्स जो है वो आईएफएससी यूनिट है या टनेज टैक्सेशन है, एफआईआईज, तो उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। पर कुछ 10 से 12 ऐसे अमेंडमेंट्स है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट जो ऑलमोस्ट सबको एप्लीकेबल होगा, वो है बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख तक गवर्नमेंट ने की है फॉर पर्सनल इनकम टैक्स। यस फ्रेंड्स, उसके अंदर सबसे पहले हम सबको पता है कि ये जो भी है सिर्फ नए टैक्स रिजीम के लिए एप्लीकेबल है। 7 लाख तक का भी जो टैक्स जीरो आ रहा था इनकम पे, वो भी न्यू टैक्स रिजीम को ही मिलता था और 12 लाख भी सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट तरीके से क्लोज ही कर दिया है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचा है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा तो भी उसका टैक्स न्यू टैक्स रिजीम से कम आएगा। तो ये अमेंडमेंट के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम प्रैक्टिकली तो बंद ही हो गई है, भले ही गवर्नमेंट ने ऑन पेपर उसको बंद ना किया हो। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर भी जो स्लैब्स में उन्होंने चेंज किया है वो ऐसा है कि प्रेजेंट डे में फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर आपकी इनकम 0 रुपये से लेकर 3 लाख तक है तो उसका टैक्स रेट है नील। और वो जो प्रपोज किया है उसके अंदर वो दिया हुआ है कि अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 4 लाख तक है तो आपका टैक्स रहेगा 0। तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट तो 3 लाख और 4 लाख ही है। ये क्यों अपने को 7 लाख और 12 लाख तक टैक्स नहीं आ रहा है, उसका रीजन है वो रिबेट दे रहे हैं। अंडर सेक्शन 87A ऐसा दिया हुआ है कि अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख से कम है फॉर प्रेजेंट लॉ, तो भी जो टैक्स बन रहा था कुछ 20-25 हजार का, वो 87A के रिबेट के अंदर आपको गवर्नमेंट जीरो करके दे रही थी। और वही चीज उन्होंने बढ़ा के अब दिया हुआ है कि अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक ही है तो जो आपका टैक्स बन रहा है 60,000 रुपीज का, वो रिबेट बढ़ा के 25 हजार से कर दिए 60,000, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 0। तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट तो वो 3 लाख से 4 लाख ही है, ऐसा नहीं है कि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट भी बढ़ा के पूरा 12 लाख तक कर दिया है। वो तो 4 लाख के ऊपर स्लैब्स के हिसाब से दिया हुआ है। वो क्या स्लैब्स है, तो प्रेजेंटली है 3 लाख से 7 लाख तक अगर इनकम है तो 5% टैक्स है। जो उन्होंने चेंज करके दिया है 4 लाख से 8 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% लगेगा। प्रेजेंटली है 7 लाख से 10 लाख तक 10%, जो अमेंड करके वो प्रपोज कर रहे हैं 8 लाख से 12 लाख होगा तो 10%। प्रेजेंटली है 10 लाख से 12 लाख तक 15%, जो प्रपोज कर रहे हैं 12 लाख से 16 लाख तक हो जाएगा तब तक 15%। प्रेजेंटली है 12 लाख से लेके 15 लाख तक आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। वो उन्होंने प्रपोज किया है कि 16 लाख से लेके 20 लाख तक आपकी इनकम रहेगी तब 20% रहेगा। एक नया टैक्स स्लैब जो अभी था ही नहीं 25% का, वो उन्होंने इस बार प्रपोजल में ऐड किया है कि अगर आपकी इनकम 20 लाख से 24 लाख तक है तो उसके ऊपर 25% ही टैक्स लगेगा। और प्रेजेंटली ऐसा था कि अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर जा रही है तो वो कितनी भी है सबके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वो प्रेजेंट में अब जो प्रपोज किया गया है उसमें दिया गया है कि 24 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम जा रही है तो ऊपर के पोर्शन पे ही 30% टैक्स लगेगा। सो जो ये स्लैब्स में चेंज हुआ उसके कारण इफेक्टिवली कितनी इम्पैक्ट आएगी उसका हमने एक वर्किंग बनाया है। कि मान लीजिए अगर आपकी प्रेजेंट इनकम 8 लाख है तो प्रेजेंट टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स 30 हजार भरने का आ रहा था, क्योंकि 7 लाख तक तो जीरो था, पर 7 लाख के ऊपर 30% भरने 30,000 आ रहा था भरने का, जो भी स्लैब रेट लगे उस हिसाब से। वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट के कारण वो जीरो टैक्स हो जाएगा तो सीधा आपको 30 हजार का बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख है तो आपको 50 हजार टैक्स भरने का आ रहा था, वो आपको जीरो हो जाएगा तो 50 हजार का टैक्स का सीधा बेनिफिट है। अगर आपकी प्रेजेंट इनकम 12 लाख है तो आपको एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको 80,000 टैक्स भरने का आ रहा था, वो भी जीरो हो जाएगा न्यू प्रपोज टैक्स स्लैब में। अगर आपकी टोटल इनकम 16 लाख है तो आपको टैक्स भरने का आ रहा है प्रेजेंट लॉ के हिसाब से 1,70,000, वो नए लॉ के नए टैक्स स्लैब में आएगा 1,20,000, तो आपको 50 हजार का टैक्स का बेनिफिट होगा। अगर 20 लाख तक की इनकम है तो 2,90,000 के टैक्स के सामने अगर आपको भरना आएगा 2 लाख तो 90 हजार का बेनिफिट।
और अगर 50 लाख की आपकी इनकम है तो 11,90,000 के टोटल टैक्स के सामने आपको भरने का आएगा 10,80,000, तो आपको 1,10,000 का टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इसके ऊपर कोई भी इनकम है आपको बेसिकली मैक्सिमम टैक्स का बेनिफिट जो है 1,10,000 रुपीज का मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी सब्सटेंशियल टैक्स बेनिफिट। फ्रेंकली बोला जाए तो किसी ने भी ये गैस नहीं किया था कि गवर्नमेंट सीधा ही 7 लाख से 12 लाख तक का जंप दे देगी ये टैक्स स्लैब्स को बढ़ाने में। तो दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएबल मूव। इसके कारण ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट को लॉस होगा। पर दैट दैट इज अ बिग थिंग जो सीधा ही इनका जो मिडिल क्लास है और इवन द हायर मिडिल क्लास को भी इसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही, क्योंकि टोटल टैक्स में से आपका 1,10,000 तक का भी टैक्स जा रहा है। और 1 लाख तक की अगर आपकी मंथली इनकम है और पूरी 12 लाख तक से अंदर ही आपकी टोटल इनकम है तो आपको जीरो टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लोग तो उसी के अंदर कवर हो जाएंगे और सिर्फ उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो आपकी 4 लाख तक ही है। आपको जो रिबेट मिल रहा है 12 लाख तक, वो क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी टोटल 11 लाख इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरना है। आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है, वरना आपको जो 271F की पेनल्टी है 5,000 या जो भी, वो आपको एप्लीकेबल होगी। आप भरो, टैक्स जीरो आएगा पर रिटर्न भरना ज़रूरी है। सेकेंड मोर थिंग, एक क्लैरिटी ये भी गवर्नमेंट ने कर दी है कि ये जो 12 लाख तक का आपको न्यू टैक्स रिजिम में जीरो टैक्स लग रहा है उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल टैक्स इनकम ही उसके अंदर कवर है। अगर कोई स्पेशल टैक्स इनकम है जैसे कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो आपको भरना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि मान लीजिए आपकी 8 लाख की सैलरी है और 2 लाख का आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन शेयर मार्केट है, तो टोटल 10 लाख की इनकम हुई। तो आपको लगेगा कि भी टोटल इनकम तो 12 लाख की कमी है तो मुझे तो कोई टैक्स भरना ही नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। 8 लाख तक आपको जीरो टैक्स लगेगा, पर जो 2 लाख है वो स्पेशल टैक्स रेट है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स लगेगा। तो वो जितना टैक्स लग रहा है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, वो ये रिबेट के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये एक क्लैरिटी, लास्ट ईयर बहुत कंफ्यूजन हुआ था इसके ऊपर, अब गवर्नमेंट ने इस बजट में ही क्लैरिफाई कर दिया कि स्पेशल रेट के इनकम के ऊपर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा भले ही वो 12 लाख के नीचे है। हाँ, अगर वो थ्रेशोल्ड जो आपकी 4 लाख है उसी के भी नीचे है टोटल इनकम, तो ही आपको उसके ऊपर जीरो टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है टोटल इनकम को मिला के, तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो सबसे मेजर है, जो सबको एप्लीकेबल हो रहा है। सेकेंड अमेंडमेंट ये है, उन्होंने टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड्स अलग अलग सेक्शंस में दिए हुए हैं उसको उन्होंने बढ़ा दिया है कि बेसिक अमाउंट जिसके ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ही टीडीएस काटना है, वो उन्होंने बहुत सारे चेंज किए हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, वो आज की डेट में ऐसा था जीरो थ्रेशोल्ड है, 1 रुपए का भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था तो टीडीएस काटना था, वो उन्होंने बढ़ा के 10,000 की लिमिट दे दी है। इंपॉर्टेंट चेंज ये है, अगर सीनियर सिटीजन को कोई बैंक या एफडी की इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो उसके ऊपर अभी तक का लिमिट था 50,000 रुपये तक, अगर वो इनकम है तो टीडीएस नहीं काटना था, वो सीधा बढ़ा के उन्होंने कर दिया 1 लाख। तो अगर सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक की भी एफडी की इनकम हो रही है तो उसके ऊपर बैंक्स अब से टीडीएस नहीं काटेंगे। और अदर देन सीनियर सिटीजन वो लिमिट थी 40,000, वो उन्होंने बढ़ा के कर दिए 50,000 रुपीज। डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है तो 5,000 रुपये तक के डिविडेंड के ऊपर टीडीएस काटना जरूरी था, वो उन्होंने बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया है। तो जो भी कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, अगर आपका टोटल डिविडेंड 10,000 से कम है तो वो टीडीएस नहीं काटेंगे। फिर था विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उसमें था कि एग्रीगेट ट्रांजेक्शन की लिमिट 10,000, पूरे साल में जितने भी अगर आपकी विनिंग है अलग अलग वो सब मिला के 10,000 से ज्यादा आपकी विनिंग है तो उसके ऊपर टीडीएस काटना था, वो उन्होंने चेंज कर दिया है कि 10,000 सिंगल ट्रांजेक्शन। तो एक बार की विनिंग में अगर 10,000 तक की विनिंग है तो आपको टीडीएस कोई नहीं काटेगा, दूसरी बार भी 10,000 तक है तो टीडीएस नहीं काटना है। तो पर अगर वो 10,000 के ऊपर सिंगल ट्रांजेक्शन है 20,000 का तो उसके ऊपर आपको टीडीएस कटेगा। तो वो ये चेंज उन्होंने इसके अंदर किया है। फिर है कमीशन, 15,000 तक की कमीशन की इनकम पे टीडीएस नहीं काटना था, वो थ्रेशोल्ड बढ़ा के उन्होंने 20,000 कर दिया है। फिर एक मेजर चेंज है रेंट के अंदर, वो प्रेजेंट लिमिट थी कि अगर अभी आपकी
अगर आपका रेंट का एक्सपेंस जो है 2,40,000 आप कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना था ईयरली, उसको उन्होंने चेंज करके ईयरली की जगह पे कर दिया है मंथली 50,000 और पार्ट ऑफ द मंथ। तो अगर एक मंथ का भी आपका रेंट 50,000 से ऊपर जा रहा है, आप जनवरी में ट्रांजेक्शन रेंट का शुरू कर रहे हो और 3 महीने का मिला के ही रेंट जो है वो 3 लाख हो रहा है, तो आप ऐसा मानोगे कि भाई 50,000 के हिसाब से पूरे 6 लाख की लिमिट मिल गई, ऐसा नहीं है। आपका एक मंथ का 50,000 के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस काटना कंपलसरी है। और हाँ, पूरे साल में अगर पर मंथ 50,000 से नीचे आ रहा है, टोटल 6 लाख से नीचे आ रहा है, तो फिर टीडीएस नहीं काटना है। पर आपको हर मंथ के हिसाब से देखना है कि 50,000 पर मंथ के ऊपर अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना जरूरी है। प्रोफेशनल्स की फी की जो लिमिट थी वो 30,000 थी, अब वो बढ़ा के 50,000 कर दी है। तो कोई भी प्रोफेशनल्स को आप फी दे रहे हो वो 50,000 तक है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट आपको कंपल्सरी एक्विजिशन का जो कंपनसेशन दे रही है उसकी भी लिमिट थी 2.5 लाख, उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिए 5 लाख। तो गवर्नमेंट भी अगर 5 लाख तक का आपको कंपनसेशन दे रही है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं रहेगी। अब एक चेंज अमेंडमेंट जो बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, वेलकम मूव है, वो ये है कि एक सेक्शन था 206C1H कि जहां पे अगर आप सेल कर, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और आपने किसी को सेल किया, वो 50 लाख से ज्यादा का सेल किया है, तो दो सेक्शन है। एक है 194Q करके, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, बायर की रिक्वायरमेंट है कि उसको उसके ऊपर टीडीएस काटना है। अगर वो ऑडिट में आ रहा है और बाकी की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो टीडीएस काटे 0.1% ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। और 206C1H में ये बोला था कि अगर वो बायर उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटता है तो फिर आपकी जवाबदारी है वो सेल के ऊपर आप टीसीएस लगा के बायर से लीजिए। तो इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई हम तो सेल कर रहे हैं, उस टाइम पे पता ही नहीं है कि बायर टीडीएस काटेगा कि नहीं काटेगा। वो पहले बोलता है कि हाँ हाँ मैं टीडीएस काटने वाला हूँ, आप टीसीएस मत लगाना, और पीछे जाके देखते तो टीडीएस नहीं काटा है उन्होंने, फिर हमारे ऊपर टीसीएस और इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भरने की लायबिलिटी आ रही थी। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो 206C1H है, टीसीएस कलेक्ट करने का प्रोविजन, उसको डिलीट कर रहे हैं। अब से सिर्फ टीडीएस ही करना है। अगर बायर टीडीएस नहीं काट रहा है तो भी आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो चेंज है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 25-26, उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। प्लस और एक चेंज उन्होंने टीसीएस में किया है। आज की डेट में ऐसा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर अगर आप फॉरेन रेमिटेंस 7 लाख से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हो तो आपको उसके ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज बायर है, वो आपको बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइडर, वो आपके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करके आपको रेमिटेंस देते थे। वो लिमिट उन्होंने बढ़ा के 7 लाख से 10 लाख कर दी है। तो 10 लाख तक आपका टीसीएस वो कोई चार्ज नहीं करेंगे। और एक अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लेके उसका रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो तो उसके ऊपर पहले 1.5% का टीसीएस लगता था, वो उन्होंने जीरो कर दिया है। तो कोई भी एजुकेशन लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर अगर आप रेमिट आउट ऑफ इंडिया कर रहे हो तो उसके ऊपर अब से कोई टीसीएस नहीं लगेगा। वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा 1/4/2025। तो 25-26 में ये एप्लीकेबल होगा। एक और वेलकम मूव है। एक सेक्शन था जिसके अंदर ऐसा बोला गया था 206AB कि अगर आप जिसका टीडीएस काट रहे हो या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो उसने पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो फिर जितना रेट उसको टीडीएस या टीसीएस का एप्लीकेबल है उससे दुगना आपको टीसीएस या टीडीएस कलेक्ट करना है। अब ये बहुत दिक्कत की चीज हो रही थी कि वो वेरीफाई करना कि उसने लास्ट 2 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरे कि नहीं भरे, और उसके कारण मुझे डबल टैक्स भरना पड़े, उसकी नोटिस आ जाए, वो बहुत ही दिक्कत का काम हो रहा था, बहुत असेसी को डिफिकल्ट हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो जो सेक्शन है 206 CCA एंड 206AB दोनों को वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 कि भी सामने वाला नॉन फाइलर तो नहीं है, लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न उसने भरा है कि नहीं भरा है वो देखने की आपकी जरूरत नहीं है। आपको जो नॉर्मल उसके ऊपर टीडीएस का रेट या टीसीएस का रेट लग रहा है उसी हिसाब से आपको करना है, वो डबल करने की जरूरत आपकी नहीं रहेगी। फिर एक अमेंडमेंट है जो काफी वेलकम है, वो है अपडेटेड रिटर्न, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलाउ किए थे। कि आज की डेट में ऐसा था कि आपने
जुलाई या सितंबर तक आपका इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट के हिसाब से भर दिया, उसको आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे दिसंबर तक, वो साल खत्म होने के दिसंबर तक। उसके बाद अगर आपको कुछ भी करना है तो रिवाइज रिटर्न तो नहीं भर सकते थे। उसके बाद अगर करना है तो पहले 12 महीने में आप उसका अपडेटेड रिटर्न भर सकते थे। पर अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए कंडीशन ये थी कि जितना भी आपने ओरिजिनल रिटर्न में टैक्स भरा हुआ है और इंटरेस्ट भरा हुआ है, उसका 25% आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इनकम यहाँ पे उसमें ऐड करना पड़ेगा और उस हिसाब से उसका एडिशनल टैक्स एटलीस्ट 25% एडिशनल टैक्स बने तो ही आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते थे 0 से लेके 12 महीने तक। और दूसरा था कि अगर आपको ये 24 महीने तक मतलब 13 से लेकर 24 महीने के अंदर करना है तो आपको मिनिमम 50% एडिशनल टैक्स भरना पड़ता था। जो ओरिजिनल रिटर्न भरा है उसके अंदर जितनी डिक्लेयर्ड इनकम टैक्स और इंटरेस्ट की लायबिलिटी है उससे 50% ज्यादा एडिशनल टैक्स अगर आप भर रहे हो तो ही आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते थे 13 से लेकर 24 महीने तक। तो ये 2 साल तक आपको अपडेटेड रिटर्न भरने की अलाउड था। उसको गवर्नमेंट ने और 2 साल ऐड कर दिए हैं कि अब आप 36 महीने तक भी भर सकते हो। मतलब 25 से लेकर 36 महीने तक का अगर आपको अपडेटेड रिटर्न भरना है तो आपको 60% एडिशनल टैक्स भरना है। और अगर आपको 37 मंथ से लेकर 48 मंथ तक अपडेटेड रिटर्न भरना है तो आपको 70% एडिशनल टैक्स भर के भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। बस उसमें एक ही कंडीशन है कि 4th ईयर का अगर आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो तो तभी अलाउड है कि आपके सामने रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 148 की कोई नोटिस नहीं आनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पहले स्क्रूटिनी में सिलेक्ट कर दिया और नोटिस आ गई उसके बाद आप तुरंत अपडेटेड रिटर्न भरने जाओ, तो वो अलाउड नहीं है। आपका कोई भी नॉर्मल स्क्रूटिनी या रीअसेसमेंट स्क्रूटिनी सिलेक्ट नहीं हुआ है तो ही आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। एक बार अगर नोटिस आ गया है तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तो ये एक और चेंज गवर्नमेंट ने लाया है जो भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ एक्सटेंशंस दिए हुए हैं, जैसे जो आईएफएससी यूनिट है उसको 2000 ये जो 31 मार्च 2025 तक वो रजिस्टर्ड हो जाए तो ही उसके बेनिफिट मिल रहे थे, वो उन्होंने एक्सटेंड करके दे दिया है 31 मार्च 2030 तक। 5 साल उनको एक्सटेंशन दे दिया है आईएफएससी के यूनिट्स को प्रमोशन देने के लिए। तो और जितने भी यूनिट्स है वो 5 साल में अगर बनेंगे तो उनको वही सब एग्जाम्शंस वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो अभी के आईएफएससी यूनिट्स को मिल रहे हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्शन दिया है कि जो स्मॉल ट्रस्ट है अंडर सेक्शन 12 AB बने हुए स्मॉल ट्रस्ट है, अभी के लॉ के हिसाब से उनको हर 5 साल में उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। पर वो कंप्लायंस बर्डन कम हो उसके लिए उन्होंने ये दिया है कि अगर आपके पिछले 2 साल में ट्रस्ट की टोटल रिसीट 5 करोड़ से नीचे है, दोनों साल में दोनों में 5 करोड़ से नीचे है पिछले 2 सालों में, तो फिर आपको ये 5 साल का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली 10 साल तक चला जाएगा। आपको 10 साल तक उसका फिर से रिन्यूअल करवाने की जरूरत नहीं है, वो 11वें साल में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा बड़ा ट्रस्ट है जिसकी टोटल रेवेन्यू 5 करोड़ से ज्यादा है कोई भी एक साल में, तो उसको तो 5 साल में ही रिन्यू करना ही पड़ेगा। फिर एक एक्सटेंशन उन्होंने ये दिया है कि जो स्टार्टअप्स है अंडर सेक्शन 80 IAC जिनको बेनिफिट मिलता है कि टोटल 10 साल में से कोई भी 3 साल सिलेक्ट करके उतना उसका जितना भी इनकम है टोटल 0 टैक्स लगेगा, वो एलिजिबल स्टार्टअप्स का भी सनसेट क्लॉज था कि दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1 अप्रैल 2025 तक वो बन जाने चाहिए थे एज प्रेजेंट लॉ। उनको भी उन्होंने 5 साल के लिए अपडेट कर दिया है, एक्सटेंशन दे दिया है कि अगर कोई भी स्टार्टअप जो है वो 1 अप्रैल 2030 तक बन जाएगा तो उसको जो अंडर सेक्शन 80 IAC बेनिफिट मिल रहे हैं टैक्स एग्जाम्पशन के वो मिलने कंटिन्यू रहेंगे। एक क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि अगर अपनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 1010D के एग्जाम्पशन में फॉल नहीं हो रही है, अगर एग्जाम्पशन में फॉल हो रही है मतलब 10% से कम का उसका प्रीमियम है सम कवरेज का, और 2.5 लाख से भी टोटल जो एग्रीगेट उसका प्रीमियम है वो कम है और 1010D में एलिजिबल है तो कोई क्वेश्चन नहीं, वो एग्जाम्प्ट इनकम है। पर अगर 1010D में कवर नहीं हो रही तो अभी तक उसको अदर इनकम गिना जाता था, उसके ऊपर स्लैब रेट टैक्स लग रहा था। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि उसको कैपिटल असेट गिना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो जो 20% या 12.5% जो टैक्स रेट लग रहा है कैपिटल गेन में वो ही उसके ऊपर लगेगा, वो भी प्रॉफिट के पोर्शन पे। अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और मैच्योर होकर 15 लाख आ रहा है तो जो 5 लाख है उसके ऊपर ही आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
तो वो क्लैरिटी दे दी है। पर ये जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं, उसके बाद के साल से ये एप्लीकेबल हो रहे हैं। फिर एक छोटा सा उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अंडर सेक्शन 17 ऐसा दिया हुआ था पहले से कि अगर कोई एम्प्लॉय की 50,000 तक की टोटल सैलरी है तो उसको कोई भी परक्विजिट दे रहा है तो वो टैक्स नहीं गिना जाएगा परक्विजिट का। अब उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि 50,000 की लिमिट तो बहुत छोटी अमाउंट है पूरे साल की सैलरी के लिए, तो हम अभी कोई डिफाइन नहीं किए, वो रूल्स में देंगे कि रूल्स बना के कि इतने तक की सैलरी होगी पर्सन की, तब तक जो भी परक्विजिट उसको मिल रही है उसको कोई इनकम नहीं गिना जाएगा, वो एग्जाम रहेगा। वो रूल्स हर साल वो नए दे सकते हैं। बस उन्होंने अभी कोई अमाउंट क्लैरिफाई नहीं की, पर ये पावर दे दिया खुद को कि वो कभी भी इसके ऊपर के रूल्स बना के लिमिट दे पाएंगे कि यहाँ तक की सैलरी वाले पर्सन को जो भी परक्विजिट मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं है, पूरी एग्जाम रहेगी। तो ये भी जो अमेंडमेंट है ये भी 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है, ना कि 2025 से। तो 26-27 फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होंगे। तो ये मेजर अमेंडमेंट्स थे जो हमने यहाँ पे कवर किए, जो पब्लिक एट लार्ज को एप्लीकेबल होंगे। पर दो चीज ऐसी है, एक और चीज, जैसे एमएसएमई की लिमिट उन्होंने बढ़ा दी है। तो एमएसएमई में आज की डेट में ऐसा था कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो गिने जाते थे, उन्होंने अब उसको कर दिया है 10 करोड़ तक। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो उसको आप स्मॉल गिने जाते थे, वो उन्होंने कर दिया है 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो भी आप स्मॉल गिने जाओगे। और 250 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो उसको मीडियम गिना जाता है, तो उसको भी बढ़ा के उन्होंने कर दिया 500 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो मीडियम गिना जाएगा। तो इससे जो स्मॉल, मेजरली स्मॉल और मीडियम वाले बहुत से लोग हैं जो 50 करोड़ के ऊपर चले गए, तो उनको 43BH का जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा था, पेमेंट टाइम नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो वो अब कवर्ड कंटिन्यू रहेंगे। अगर आपका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है 100 करोड़ तक का, तो भी सामने वाले को आपको 45 डेज और 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, वो प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे लोग जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर चला गया पर 500 से कम है, तो उनको जो भी एमएसएमई के बेनिफिट है इंटरेस्ट के, सब्सिडी के, वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे वो मिलना, 500 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेलकम मूव फॉर द स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो सब अमेंडमेंट्स उन्होंने किए, पर साथ में फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने ये बोला कि ये वीक के अंदर पूरा ही नया इनकम टैक्स का बिल देंगे। तो एग्जिस्टिंग जितना भी इनकम टैक्स लॉ है, कुछ 298 सेक्शंस बाय डिफॉल्ट है, पर अगर आप हर एक सेक्शंस को अलग अलग गिनो तो वो तो कुछ 470 या 500 जितने सेक्शंस है पूरे इनकम टैक्स में। वो सेक्शंस, वो उनका कहना है कि उसमें से 50% सेक्शंस वो कर देंगे, और जो भी सेक्शंस आएंगे उसके अंदर कोई प्रोवाइजो नहीं आएगा, ऐसे ड्राफ्ट किया जाएगा सिंपल लैंग्वेज में जो समझ में आ पाए। तो वो पूरा का पूरा नया इनकम टैक्स बिल ये वीक के अंदर आएगा। तो दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा ही इनकम टैक्स एक्ट ही बदल गया, क्योंकि क्या सेक्शंस बदल दिए, कैसे प्रोविजंस बदल दिए, उसकी क्या इम्पैक्ट आएगी, वो तो जब ये पूरा बिल आ जाए तो उसकी स्टडी और एनालिसिस के बाद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया। तो वो तो बहुत एक मैराथन एक्सरसाइज सबके लिए हो जाएगी, पूरा ही इनकम टैक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, टैक्स प्रोफेशनल्स को, टैक्स पेयर को, असेसिंग ऑफिसर्स को, सबको ये फिर से पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पर एक तरीके से ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज का इनकम टैक्स लॉ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जटिल हो चुका था। तो ये बहुत वेलकम मूव है गवर्नमेंट का, पर वो कैसे इसको रिड्राफ्ट करके ला रहे हैं वो देखने का टाइम है, ओनली द टाइम विल टेल। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये एप्लीकेबल कब से होगा उसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। पर एक एक चीज है कि अगर ये जो अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने एक दो प्रोविजंस तो ऐसे दिए हुए हैं जिसकी एप्लीकेबिलिटी 2026-27 में हो रही है, तो उसके ऊपर से हम ये अनुमान कर रहे हैं कि फिर तो जो नया टैक्स बिल है उसके बाद एप्लीकेबल होगा 27-28 में। तो ऐसा होता है या फिर ये 25 से एप्लीकेबल हो रहा है या 26-27 में एप्लीकेबल हो रहा है, वो सब चीज भी ये वीक में जब नया न्यू टैक्स बिल आ जाए उसके बाद ही पता चलेगा। पर वी होप कि ये तुरंत तो एप्लीकेबल एटलीस्ट 25-26 में तो नहीं ही होगा, मे बी 26-27 से या उसके बाद के साल से होगा। तो उसके ऊपर जब
वो आएगा, हम उसके ऊपर अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो यही थे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो ये बजट 25 में आए थे। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू।